नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर 7 पे। मेरा नाम है पुखराज वैष्णव और जैसा कि हम पढ़ रहे थे दोस्तों एड्रेनलिन ग्रंथि, उसमें आज हमें पढ़ना है इसका मेडुला पार्ट, जिससे कौन कौन से हार्मोनों का सीक्रेशन होता है। पहले 5 मिनट हम करेंगे इसका रिवीजन, और वो केवल एड्रेनलिन ग्रंथि का ही रिवीजन करेंगे दोस्तों। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो पहले भी। क्या है एड्रेनलिन ग्रंथि? एड्रेनलिन ग्रंथि की लोकेशन जैसे आपको पता है दोस्तों, किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। वजन इसका 4 से 6 ग्राम होता है। रंग इसका गुलाबी भूरा होता है। इसको 4S ग्लैंड भी बोलते हैं दोस्तों। 4S क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 4 तरह के एस मतलब एस ना कैपिटल से शुरू होने वाले उनको नियंत्रित करता है, जैसे शुगर को, साल्ट को, सेक्स हार्मोन को, और सोर्स ऑफ एनर्जी है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। तो शुगर को कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकार्टिकोइड्स, ये आपका इसको नियंत्रित करता है शुगर की मात्रा को, ठीक है दोस्तों। साल्ट को करता है मिनरेलोकार्टिकोइड्स, ठीक है दोस्तों। सेक्स हार्मोन, ये आपका जो अल्प मात्रा में जनन हार्मोनों का भी सीक्रेशन इससे होता है दोस्तों। आगे पढ़ा था हमने कहाँ कहाँ से कौन कौन से होते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या है ना दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि आपके मेडुला पार्ट से इसका सीक्रेशन होता है दोस्तों, जिसको उडो या लड़ो या उडो फाइट एंड फ्लाइट का वो भी बोलते हैं दोस्तों, हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको 4S बोलते हैं। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं। जो एड्रेनलिन ग्रंथि, उसका बाहर वाला पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं दोस्तों। इसकी उत्पत्ति एक्टोमीजोडर्म, जो 3 लेयर बताई थी मैंने भ्रूण में, उनमें से एक्टोमीजोडर्म 2 लेयरों से मिलके बना होता है दोस्तों, आउटर और जो मिडिल वाला है उनसे, ठीक है दोस्तों। तो भ्रूण के निर्माण में तीन तरह की लेयर होती है दोस्तों। एंडोडर्म है जो सबसे अंदर होती है, उसके बाद में मीजोडर्म जो बाहर उसके मिडिल में होती है, और एक्टोडर्म जो सबसे बाहर होती है दोस्तों। तो बाहर वाली और मिडिल वाली इनसे मिलकर बना होता है आपका ये एड्रेनलिन ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। इसकी ग्रंथि का बाहरी पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं दोस्तों, आंतरिक को मेडुला बोलते हैं। 80% भाग इसका कॉर्टेक्स से बना होता है, और जो 20% भाग है वो मेडुला से मिलकर बना होता है दोस्तों, ठीक है। इसका विभाजन क्यों कर रखा है? क्योंकि दोनों जगह से अलग अलग हार्मोनों का सीक्रेशन होता है दोस्तों। सीक्रेशन होता क्या है? बहुत सारे हार्मोन, लगभग 40-50 हार्मोनों का सीक्रेशन होता है इनसे। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग, जो अग्रपिंड है दोस्तों, जो हाइपोथैलेमस के पास में होती है पीयूष ग्रंथि, उससे ACTH हार्मोन, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रेनलिन ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को एक्टिवेट करती है, और वहां से हार्मोनों का सीक्रेशन होता है दोस्तों। लगभग 40-50 हार्मोनों का सीक्रेशन होता है, जिनको कार्टिकोइड्स बोलते हैं। इनको 3 पार्टों में हमने बांटा था इनके समूहों को दोस्तों, जिसको जोना ग्लो मेरुलोसा और जोना फेस्कुलेटा और जोना रेटिकुलेटा बोलते हैं दोस्तों, रेटिकुलेटा, ठीक है दोस्तों। इनका कार्य क्या क्या था दोस्तों? जैसे जोना ग्लू मेरुलोसा से होता था आपका मिनरेलोकार्टिकोइड्स हार्मोन निकलता है दोस्तों। कार्य क्या है इनके? वो भी है कि ये सोडियम और पोटेशियम के नियंत्रित करता है, उनके रखरखाव को नियंत्रित करता है दोस्तों। जोना फिस्कुलेटा से आपका निकलता है ग्लूकोकार्टिकोइड्स, ठीक है दोस्तों। जोना रेटिकुलेटा से सेक्स हार्मोन निकलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये है पार्ट दोस्तों, जिससे सेक्स हार्मोन, जो अल्प मात्रा में सेक्स हार्मोन का स्रावन जो सीक्रेशन होता है एड्रेनलिन ग्रंथि से, तो वो इस पार्ट से होता है, कॉर्टेक्स पार्ट के जोना रेटिकुलेटा से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इनके कार्य क्या क्या है? जैसे मिनरेलोकार्टिकोइड्स है दोस्तों, जो आपका जोना मेरुलोसा से सीक्रेशन होता है, वो सोडियम और पोटेशियम के नियंत्रण और रखरखाव का कार्य करता है। उनमें भी एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन है दोस्तों, वो सबसे प्रमुख है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो ग्लूकोकार्टिकोइड्स, जो कि आपका जोना फिस्कुलेटा पार्ट से निकलता है दोस्तों, उसमें कार्टिसोल नामक हार्मोन निकलता है दोस्तों, जो क्या करता है दोस्तों, ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सेक्स कॉर्टिकोइड्स, ये जो क्या है दोस्तों कि इनकी अधिकता और कमी से रोग हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। वो भी हमने पढ़े थे कौन कौन से रोग हो जाते हैं। बीपी के लिए भी दोस्तों, बीपी के लिए सोडियम को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? तो मिनरेलोकार्टिकोइड्स सोडियम को कंट्रोल करता है एक तरह से। बीपी को कंट्रोल में कौन करता है? एड्रेनलिन ग्रंथि ही करती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा था दोस्तों कार्टिसोल्स का। तो कार्टिसोल्स क्या करती है दोस्तों? ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है दोस्तों। और कार्टिसोल्स अल्प मात्रा में आपका आरबीसी का भी निर्माण को प्रेरित करती है दोस्तों, ठीक है। और एक पढ़ा था हमने दोस्तों कि जो कार्टिसोल्स का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो सके,
जिसको इम्यून सप्रेसिव एजेंट बोलते हैं दोस्तों, कार्टिसोल्स को, ताकि आपके जो नए ट्रांसप्लांट हुए हैं पार्ट शरीर में वो उनके खिलाफ आपके शरीर एंटीबॉडी ना बनाए और वो आपके अकॉर्डिंग हो सके शरीर के। ठीक है दोस्तों, सेक्स क्वार्टिकोक्वाइट्स में जो जोना रेटिकुलेटा से हार्मोन स्रावित होते हैं उसमें थे एल्डोस्टेरोन जो पुरुषों के लिए, एंड्रोजन जो पुरुषों में और एस्ट्रोजन जो महिलाओं में लैंगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक रोग था एड्रिनल विरलिज्म, जिसका एस्ट्रोजन के स्रावण अगर एक्टिवेट हो जाए दोस्तों, एस्ट्रोजन वैसे स्रावित होता नहीं है और अगर एक्टिवेट हो जाए तो महिलाओं में दाढ़ी मूछें आने लगती है दोस्तों। ठीक है, अब मिनरलोकार्टिकोक्वाइट्स और ग्लूकोकार्टिकोक्वाइट्स से अगर इनका अल्प मात्रा में स्रावण हो रहा है तो दोस्तों एडिसन नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या है, शरीर आपका कांस्य रंग का शरीर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, शरीर का रंग कांस्य रंग का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, शरीर का रंग कांस्य रंग का हो जाता है। और मिनरलोकार्टिकोक्वाइट्स के अगर मात्रा अल्प में स्रावित हो रही है तो इससे निर्जलीकरण की अवस्था आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिस्रावन से क्या होता है दोस्तों, तो एक कुशीक नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है ना दोस्तों, शरीर में वसा फैट अनियमित हो जाती है और वसा या फैट अनियमित होने पे क्या होता है, वसा का जमा होने लगता है जिससे कुबड़ निकल आती है दोस्तों। दूसरा है कि बीपी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे जो मिनरलोकार्टिकोक्वाइट्स है उससे सोडियम नियंत्रित होता है और वो सोडियम नियंत्रित नहीं रह पाएगा तो आपका बीपी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुशीक रोग के अंदर हो गया आपकी कुबड़ निकलती है प्लस बीपी नियंत्रित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दो तरह के रोग हो गए, एक हो गया आपका जिससे कांस्य रंग का हो जाता है, एडिसन नामक रोग हो जाता है दोस्तों, एडिसन नामक रोग, और दूसरा आपका हो जाता है कुशीक नामक रोग। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका रिवीजन। पढ़ते हैं अब एड्रिनल ग्रंथि के जो मेडुला पार्ट है दोस्तों, उससे कौन कौन से हार्मोनों का सीक्रेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो होता है दोस्तों लड़ो या उड़ो वाला हार्मोन आपका, तो मेडुला के दो तरह के हार्मोनों का सीक्रेशन होता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है दोस्तों, एपिनेफ्रिन और नॉन या नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है दोस्तों, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। जो एड्रिनलिन हार्मोन है दोस्तों, इसी को बोलते हैं लड़ो या उड़ो। ठीक है दोस्तों, इसको 3F ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एड्रिनलिन जो हार्मोन स्रावित होता है, इस कारण इसको जो ये है मेडुला आपका पार्ट, उसको 3F ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि यह फियर, फाइट एंड फ्लाइट, जो भय से लड़ो या उड़ो होती है दोस्तों। ये 3F होता है इसमें भी, जैसे 3 उसमें 4S था, इसमें 3F है दोस्तों, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको एड्रिनलिन को बोलते हैं 3F ग्लैंड्स भी। ठीक है दोस्तों, एक चीज मेडुला के ऊपर आपके दोस्तों, जो इसका मेडुला पार्ट है उससे जो एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होती है दोस्तों, तो उस पर पीयूष ग्रंथि का कोई प्रभाव नहीं होता है दोस्तों। ये है आपका जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ा था हमने दोस्तों, उसमें कि उसमें आंखों की पुतलियां फैल जाती है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, आरबीसी का स्तर बढ़ जाता है, वो सारा कुछ जो भी था दोस्तों, चेहरा पीला पड़ जाता है, श्वेत ग्रंथि आपकी काम करना बंद कर देती है, काम करना शुरू कर देती है, अधिक मात्रा में काम करती है, लार ग्रंथि आपका काम करना बंद कर देती है। ये सारे जो भी कार्य हो रहे हैं ना दोस्तों, इन पे आपका पीयूष ग्रंथि का कोई कंट्रोल नहीं है, माइंड का आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी क्रियाएं वैसे अनुकंपीय जो सिंपैथिक क्रियाएं हैं ये होती है दोस्तों। इस पे क्या होता है दोस्तों कि डर, भय, दुख आदि के समय में अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है दोस्तों, वो कार्य करता है अनुकंपीय, मतलब सिंपैथिक, उसमें भी ऑटोनोमस में सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र काम करता है, और उस समय मान लो जो भी परिवर्तन दिखते हैं वो सारे अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एड्रिनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपके मेडुला पार्ट से स्रावित होता है, और मेडुला में भी दो तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं दोस्तों, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन से ही एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावित होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। अब अगर आपका ग्लूकोज का स्तर बढ़ गया तो कोशिकाओं को आपको एनर्जी मिलेगी, ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी, जिससे ऊर्जा बढ़ जाएगी, शरीर में ऊर्जा बढ़ जाएगी, और व्यक्ति डर का या तो सामना करेगा या वहां से भागने में भी, अगर भागेगा तब भी तो एनर्जी चाहिए होती है दोस्तों, तो उसको भागने में भी सहयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब व्यक्ति की बीपी लो होती है तो उसको डॉक्टर एड्रिनलिन का इंजेक्शन लगाता है दोस्तों। ठीक है,
याद रखना दोस्तों, एड्रेनालिन का जो भी इंजेक्शन लगता है आपका, जब आपकी बीपी लो होती है कभी कभार, तो एड्रेनालिन का हार्मोन एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। और जब आपकी बीपी हाई हो जाती है, इसमें क्या है ना, जब बीपी हाई हो जाएगी तो नॉर एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा देगा डॉक्टर। ठीक है दोस्तों। अब मेडुला से जो नॉर एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो स्रावित होता है दोस्तों, वो क्या करेगा, इसके विपरीत कार्य करेगा। जो ग्लूकोज के स्तर बढ़ाती है एड्रेनालिन हार्मोन, और उससे जो जो क्रियाएं होती है दोस्तों, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, आरबीसी का स्तर बढ़ जाता है, एचबी का स्तर बढ़ जाता है, आंखें की पुतलियां फैल जाती है, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। ये सारे जो भी कार्य है ना दोस्तों, इनके विपरीत कार्य करेगा, इनको सामान्य करने का कार्य करेगा नॉर एड्रेनालिन हार्मोन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका एड्रेनालिन या मेडुला का पार्ट। ठीक है दोस्तों। एक ये कि जब बीपी बढ़ जाती है, जब हाई बीपी हो जाती है, तो उस समय नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों, जिससे हृदय की स्पंदन जो अधिक तेज था वो थोड़ा धीरे हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं जनन ग्रंथियां। कौन कौन सी जनन ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती है? महिलाओं में कौन सी पाई जाती है, पुरुषों में कौन सी पाई जाती है? जनन हार्मोन, गोनेट्स हार्मोन का सीक्रेशन जनन ग्रंथियों से या जनन अंगों से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। गोनेट्स हार्मोन का सीक्रेशन होता है आपके जनन अंगों से या जनन ग्रंथियों से। ठीक है दोस्तों। जो क्या कार्य करते हैं दोस्तों, ये संतान की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों। पुरुषों में जो गोनेट्स होते हैं दोस्तों, या जो जनन ग्रंथि होती है, उसमें है टेस्टिस, जिसको वृषण भी बोलते हैं दोस्तों। और महिला में जो गोनेट्स है या जो जनन ग्रंथि है, वो है ओवरी, अंडाशय। ठीक है दोस्तों। तो पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में हो गई ओवरी। ठीक है दोस्तों। इनका प्राथमिक कार्य क्या है, दोनों का ही, जैसे टेस्टिस का और ओवरी का जो प्राथमिक कार्य है वो है जनन कार्यों में सहयोग करना। ठीक है दोस्तों। इसका प्राथमिक कार्य जनन कार्यों में सहयोग करते हैं दोस्तों। और दूसरा कार्य जनन हार्मोनों को भी अल्प मात्रा में सीक्रेशन करते हैं, जिससे कि क्या होता है दोस्तों, जो आपके जनन अंग है उनका विकास होता है दोस्तों। ठीक है। अल्प मात्रा में सीक्रेशन होता है और जिससे आपके विकास और वृद्धि होती है उनकी। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों मेल और फीमेल में कौन कौन से गोनेट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी जनन ग्रंथियां होती है। ठीक है दोस्तों। तो मेल की गोनेट्स कौन सा हो गया, टेस्टिस हो गया दोस्तों। ये कोशिकाओं का, ये ग्रंथि क्या है, कोशिकाओं का समूह है दोस्तों। इसको उत्तक या टिश्यू भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसका ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दोस्तों ये। ठीक है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दोस्तों। इसका ये अंतःस्रावी नेचर का होता है दोस्तों, अंतःस्रावी नेचर का होता है और हार्मोनों का सीक्रेशन करता है दोस्तों। एंडोक्राइन नेचर का होता है क्योंकि यह हार्मोनों का भी सीक्रेशन करता है दोस्तों। मेल गोनेट से निकलने वाला हार्मोन हो गया दोस्तों एंड्रोजेंस। ठीक है दोस्तों। एंड्रोजेंस। ठीक है दोस्तों। इस एंड्रोजेंस के ही 3 टाइप है दोस्तों, 3 तरह के होते हैं एंड्रोजेंस, जिसमें हो गया टेस्टोस्टेरोन। ठीक है दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन्स, एंड्रोस्टेरोन्स। ठीक है दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन्स और एंड्रोस्टेनिडियोन, एंड्रोस्टेनिडियोन। ठीक है दोस्तों। तो ये इन तीनों को मिला के एंड्रोजेंस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इनका प्रभाव क्या क्या है कि ये क्या करते हैं दोस्तों, जो द्वितीय सेक्स ऑर्गन्स हो गए, जैसे शुक्राशय हो गया, शुक्रवाहिनी हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, इनके विकास में सहायक है दोस्तों। और दूसरा इसका द्वितीय लक्षण या कैरेक्टर का निर्धारण करते हैं, जैसे सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स है उनका निर्धारण करते हैं। जैसे मेल में है तो मेल की आवाज का विकास हो जाएगा, उसकी दाढ़ी मुछे आ जाएगी, आवाज भारी हो जाएगी, उत्तेजनशीलता आ जाएगी, कंधों का चौड़ा होना। ये सारे कार्य जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स है उनका डिसाइड भी यही करते हैं दोस्तों, जो आपका एंड्रोजेंस है। एंड्रोजेंस में जो टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोस्टेरोन है और एंड्रोस्टेनिडियोन है। ठीक है दोस्तों। ये क्या कार्य करेंगे, ये पहला कार्य तो जो सेक्स ऑर्गन है उनका विकास करेगी दोस्तों, और दूसरा है जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, उत्तेजनशीलता होना, कंधों का चौड़ा होना, ये सारे इनका विकास करेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। एक टर्म है दोस्तों
कि जब जैसे आपने कभी देखा होगा भेड़ बकरियों में कि उनके जो टेस्टिस है उनको शरीर से निकाल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों, ये हो गया कास्ट्रेशन। अब 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है सारे। इसमें दोस्तों जो जो चीजें हमने पढ़ी है, ये जो शुक्राशय हो गया, ये देखिए दोस्तों, ये आपकी एक थैली हो गई जिसको मूत्राशय है ये, और ये देखिए दोस्तों, ये शुक्रवाहिनी होगी जिनका विकास होता है दोस्तों। ये आपकी ग्रंथि हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि, इन सब का निर्माण होता है दोस्तों। ये हो गया आपका जो टेस्टिस बोल रहे हैं दोस्तों हम, ये टेस्टिस हो गए दोनों तरफ दोस्तों। ये टेस्टिस, ये आपका मूत्राशय हो गया दोस्तों, जिसको ब्लैडर भी बोलते हैं, ये मूत्राशय हो गया। ये शुक्रवाहिनी हो गई दोस्तों, ये जो नली हो गई, डक्ट है दोस्तों, ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये मूत्रवाहिनी दोस्तों, इससे आपका जो आपका नेफ्रॉन वाला हम पार्ट पढ़ेंगे, तो नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट दोस्तों, जो उसकी जो बड़ी वाली नलिका आएगी वो इसी में कनेक्ट होगी। जो यूरिया वगैरह, जो लीवर से यूरिया वगैरह, जो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो गए, इन्हीं नलियों के थ्रू किडनी से होते हुए, जहां पे उसमें से आपके जल का अवशोषण हो जाएगा और उसके बाद में ये मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका जो मेल गोनेट्स है उसका चित्र दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं फीमेल गोनेट्स पे दोस्तों। फीमेल गोनेट्स का भी चित्र देख लेते हैं पहले कि फीमेल गोनेट्स में दोस्तों ये हो गई आपकी ओवरी। ये है दोस्तों ओवरी, जिसमें अंडे बनते हैं दोस्तों। ये ओवरी हो गई दोस्तों, और ये होती है फोलिकल ट्यूब दोस्तों। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है ना, ये फोलिकल ट्यूब है दोस्तों। जैसे ये वाली दोस्तों, ये फोलिकल ट्यूब है, ये फोलिकल ट्यूब है दोस्तों। और इसी में जो फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों वो इसी में होता है। और इसके बाद में फर्टिलाइज होने के बाद में अंडे का फर्टिलाइज होता है दोस्तों स्पर्म से, और उसके बाद में ये आपके इसके अंदर, ये है दोस्तों गर्भाशय, इसके अंदर आ जाता है दोस्तों। ये गर्भाशय यूट्रस, इसमें आके बच्चे का विकास होता है दोस्तों। ये फोलिकल ट्यूब है, ये अंडाशय है, ये चीजें जो मेन है 1, 2 और ये 3, ये तीनों चीजें, जिसको ये ओवरी होगी, ये फोलिकल ट्यूब होगी दोस्तों, और ये आपकी यूट्रस हो गया जिसके अंदर बच्चे का विकास होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते हैं आगे। फीमेल गोनेट्स, ओवरी, ठीक है दोस्तों। जैसे चित्र तो मैंने दिखाई दिया आपको कि जब नर स्पर्म तथा मादा ओवम एक साथ आते हैं तो एक साथ मिलके क्या करते हैं, दोनों का एक साथ मैच होता है दोस्तों, जिसमें से जैसे ये फीमेल का ओवम है दोस्तों, दोनों ही कोशिकाएं होती है। जो स्पर्म है वो भी एक कोशिका है, और ये स्पर्म है, और ये हो गया आपका जो अंडा है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जो फीमेल की पूरी कोशिका होती है वो फर्टिलाइज होती है इससे। इसमें केवल जो मेल का जो स्पर्म है उसका केवल दोस्तों केंद्रक ही इसको फर्टिलाइज करता है। तो ये पूरा इसके अंदर कोशिका में प्रवेश ना करके उसका केंद्रक प्रवेश करता है दोस्तों, और उससे बनता है जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो केवल केंद्रक काम में आता है मेल के स्पर्म का, ठीक है दोस्तों। कि जब नर स्पर्म तथा मादा ओवम एक साथ आते हैं तो आपस में मिलके जो स्पर्म का केंद्रक है दोस्तों, ओवम के केंद्रक से मैच हो जाता है, मैच कर जाता है, और जाइगोट या इसको हम युग्मनज भी बोलते हैं, का निर्माण होता है। और इससे आगे चल के भ्रूण का, तथा भ्रूण से आगे फिर बच्चे का निर्माण होता है दोस्तों। और ये जो फर्टिलाइजेशन, इसको दोस्तों ये जो जाइगोट बनने की क्रिया है इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों। तो ये जाइगोट बनता है आपके फोलिकल ट्यूब में, और उसके बाद में ये फोलिकल ट्यूब के थ्रू ही यूट्रस में आ जाता है दोस्तों, जहां पे इसका भ्रूण का और फिर भ्रूण से बच्चे का विकास होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल
ओवम में ओवरी में ओवम का निर्माण होता है दोस्तों, मतलब अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है और इसके बाद में फोलिकल ट्यूब में आ जाते हैं दोस्तों। ये होता क्या ना दोस्तों, ये अंडे ओवरी से फोलिकल ट्यूब में आ जाते हैं दोस्तों, जहां पे फोलिकल ट्यूब में आ जाते हैं और उसके बाद में इस क्रिया को, फोलिकल ट्यूब में आने की क्रिया को बोलते हैं दोस्तों ओव्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, अंडोत्सर्ग बोलते हैं इसको। और जब नर का जो बोलते हैं उसको स्पर्म जब इसके थ्रू, जो ट्यूब के थ्रू अंदर आता है और फोलिकल ट्यूब में जाके दोस्तों इसको फर्टिलाइज करता है और फिर उसके बाद में यूट्रस में आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे पहली अवस्था में प्लेसेंटा का निर्माण होता है दोस्तों, जो बच्चे की फर्स्ट स्टेज है दोस्तों, जिसमें हमने पढ़ा था कि उसमें आरबीसी का निर्माण, जो लीवर वाला पार्ट पढ़ रहे थे, तो आरबीसी का निर्माण होता है योग सेक में, योग सेक करके। ठीक है दोस्तों, योग सेक में आरबीसी का निर्माण होता है। एक चीज है दोस्तों कि जो यूट्रस है दोस्तों, जो मादा यूट्रस है या मादा गर्भाशय है, उसमें जो वातावरण पाया जाता है उसका पता अभी भी वैज्ञानिक लगा रहे हैं कि ऐसा कौन सा वातावरण होता है जो केवल, क्योंकि अभी तक है ना टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं तो दोस्तों केवल वो इसको जाइगोट बनाते हैं, पूरा बच्चा नहीं बनाते हैं ट्यूब में। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं आगे, क्योंकि आजकल ये दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों की। तो एक थोड़ी सी दो नजर मार लेते हैं जो करंट्स में आजकल इश्यू रहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या परख नली के अंदर निषेचन। ये फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है दोस्तों। फर्टिलाइजेशन जो पूरा कंप्लीट फर्टिलाइजेशन है वो दो तरह का होता है दोस्तों, इन विवो और इन विट्रो। मतलब इन विवो का मतलब हो गया जो प्राकृतिक रूप से मेल और फीमेल के उससे होता है दोस्तों, उसको हो गया वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन। और जो कृत्रिम है जिसमें क्या होता है ना दोस्तों, ट्यूब के अंदर जो करवाया जाता है फर्टिलाइजेशन, उसी को बोलते हैं हम इन विट्रो। होता क्या ना, हो सकता है कि दोस्तों जैसे महिलाओं के ओवम निर्माण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा हो, या फोलिकल ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो, या हो सकता है पुरुषों के स्पर्म का निर्माण नहीं हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, या स्वस्थ स्पर्म ना हो रहा हो। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है ना, जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे में मेल का और फीमेल का, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम लेके उसको फोलिकल ट्यूब, एक प्रकनली होती है दोस्तों, फोलिकल ट्यूब में जाइगोट का निर्माण कराया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों फेलोपियन ट्यूब में इसका निर्माण कराया जाता है जाइगोट का, और इसमें प्रकनली शिशु, इसी को बोलते हैं, इसमें निर्माण करके वापस उसको आपके यूट्रस में दोस्तों उसको वापस स्थापित कर दिया जाता है, और उसी को प्रकनली शिशु बोलते हैं दोस्तों। होता क्या ना दोस्तों, इसमें जो जाइगोट का निर्माण होता है उसमें जो प्रकनली शिशु बोलते हैं उसमें 32 टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसमें विद्युत के झटके दिए जाते हैं जिससे वो फर्टिलाइज हो जाते हैं दोस्तों। दोनों को साथ में रखते हैं, केवल फीमेल जो ओवम है और जो ये जो मेल स्पर्म है इनको साथ में रखते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को निषेचित कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं दोस्तों, तो ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो इसमें विद्युत के झटके दिए जाते हैं दोस्तों, जिससे ये फर्टिलाइज हो जाते हैं और वापस इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है यूट्रस में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये होगी आपकी दोस्तों परक नली जो वो शिशु होती है। ठीक है दोस्तों, आजकल 3 पेरेंट्स बेबी का भी बहुत ज्यादा ये प्रचलन में है दोस्तों। 3 पेरेंट्स बेबी, इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जो माता होती है उसके जो ओवरी है, जो अंडाशय है, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों वो क्षतिग्रस्त होता है, वो खराब होता है। तो होता क्या ना दोस्तों, किसी स्वस्थ माँ से ये डोनेट करा लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, और इसमें 3 पेरेंट्स हो गए। एक जो माइटोकॉन्ड्रिया डोनेट कर रही है दोस्तों मदर, वो हो गई। एक जो जिसका ओरिजिनल ओवम है, और जो फादर है दोस्तों उसका स्पर्म का केंद्रक। तो इनसे जो पेरेंट्स वो बेबी उत्पन्न होता है दोस्तों, उसको भी, इनको तीनों को फर्टिलाइजेशन कराते हैं एक प्रकनली में, और वापस उसके यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है दोस्तों। और इस तरह 3 पेरेंट्स बेबी का निर्माण होता है दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्तों, फीमेल गोनेट से, ओवरी से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है दोस्तों ओवरी में। ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं एक को, ग्रेफियन फॉलिकल, और दूसरा है कार्पल्स ल्यूटियम। ग्रेफियन फॉलिकल क्या है दोस्तों, कि जब जो ओवम है वो अकेले रहते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती है, तो इसी को बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है दोस्तों, और जब ग्रेफियन फॉलिकल अंडोत्सर्ग
कर जाते हैं दोस्तों, या बाहर आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, ठीक है दोस्तों। एक हो गया ग्रेफियन फॉलिकल और कार्पस ल्यूटियम, ठीक है दोस्तों। तो जो ग्रेफियन फॉलिकल है दोस्तों, उससे एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है दोस्तों, और जो कार्पस ल्यूटियम है उससे प्रोजेस्टेरोन और एक रिलैक्सिन हार्मोन भी है दोस्तों, इन दोनों का निर्माण होता है दोस्तों। एस्ट्रोजन है वो भी जैसे आपका वो एंड्रोजन था, उसी तरह एस्ट्रोजन के भी 3 पार्ट है दोस्तों, एस्ट्रेडियोल, एस्ट्रीरियोल और एस्ट्रीरोनो, ठीक है दोस्तों। कार्य क्या क्या है दोस्तों इनके, सेम जैसे पुरुषों में थे, इसमें हाई पिच, जो आवाज पतली हो जाती है दोस्तों, वो हो गया। मैमल्स ग्लैंड्स, जो स्तन ग्रंथियां, उनका विकास करने में और उनके फिजिकल विकास में, ठीक है दोस्तों। तो ये है प्रोजेस्टेरोन का कार्य है दोस्तों, ये सारे प्रोजेस्टेरोन के कार्य हैं दोस्तों। ये है एस्ट्रोजन के कार्य। प्रोजेस्टेरोन के कार्य हैं जो आपके एल्वुलाई का निर्माण होता है दोस्तों, जो मिल्क ग्रंथियां थी दोस्तों, उनमें एल्वुलाई का निर्माण होता है, उनका विकास होता है उसका, और जो सिक्रेशन होता है उसमें जो कलेक्टिव डक्ट होती है, उनके विकास में, बाद में दूध का स्रावित होने में, इनमें प्रोजेस्टेरोन का कार्य है दोस्तों ये। और एस्ट्रोजन का कार्य हो गया जो सेकेंडरी लक्षण है ना दोस्तों, उनका विकास करना, जैसे हाई पिच होना प्लस फिजिकल जो भी विकास होता है, मेमोरी ग्लैंड्स जितने भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कार्य, ठीक है दोस्तों। जो गर्भाशय में 9 महीने तक का जो वातावरण जो भी मेंटेन होता है ना दोस्तों, जो एटमॉस्फेयर वहां मेंटेन होता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है दोस्तों। और इसकी कमी से क्या होता है ना, इमेच्योर बच्चा भी उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, पहले ही, उसके 9 महीने पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है दोस्तों। इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। किसको दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। इसको एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों। ये बच्चों की अबॉर्शन को रोकता है दोस्तों, मतलब इसकी कमी हो तो प्रसव पीड़ा पहले ही होने लगती है दोस्तों, और इससे इमेच्योर बच्चा पैदा हो जाता है दोस्तों। और जो रिलैक्सिंग हार्मोन है दोस्तों, जो वो क्या करता है ना, ये जनन में सहायक है, मतलब उस टाइम रिलैक्स करता है, ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों अपनी, ये था अपना जो जनन ग्रंथियां गोनेट्स ग्लैंड्स थी वो। अब बची है दोस्तों एक अपनी पीनियल ग्रंथि, जो हम पढ़ेंगे कल सर, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों समझ में आया वीडियो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर 7 को। थैंक यू दोस्तों।